सो हाय एवरीवन, दिस इज दिलबाग वर्मा। वेलकम बैक टू साहित्य नेट क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम आगे हमारी जो सीरीज चल रही है उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर तक हमने 60 पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। आज हम हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है वहां से लेके हम 30-35 क्वेश्चन जितने हो सकते हैं 30 मिनट्स में वो कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द ओनली वन मिल्टन्स कंटेम्परेरी टू बी मेंशन्ड बाय नेम इन पैराडाइज लॉस्ट। कौन मिल्टन का कंटेम्परेरी है जिसको मेंशन किया गया है कहां पे? पैराडाइज लॉस्ट में एज ए नेम उनको मेंशन किया गया है। तो देखते हैं, फ्रांसिस बैकन है, नहीं किया मेंशन। जोनास वर्मर है, ये भी नहीं है। गैलीलियो, ये एक एस्ट्रोनॉमर है, एस्ट्रोनॉमर, ठीक है। और ये अब इटालियन एस्ट्रोनॉमर है, ये अपीयर्ड हुआ है बुक थर्ड में। जो बुक थर्ड है पैराडाइज लॉस्ट की, उसमें ये अपीयर्ड हुआ है, ठीक है। और इससे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए कौन? जॉन मिल्टन। जब जॉन मिल्टन अपनी इंटेलेक्चुअल गेनिंग के लिए जब वो हाईलैंड के टूर पे गए थे तब वो गैलीलियो से मिलते हैं और वहां से मिलने के बाद से काफी इंस्पायर्ड होते हैं उनसे, इसीलिए उन्होंने गैलीलियो को एज ए नेम मेंशन किया कहां पे? पैराडाइज लॉस्ट में। चलो आगे है, के एस मैनियम इज ए मेजर राइटर ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन से है ये, राइटिंग इन इंग्लिश, बोर्न इन इंडिया में बोर्न हुए लेकिन रहती कहां पे है? रहते हैं ये मलेशिया में, ठीक है। के एस मैनियम। और अब ये बताने हैं, आइडेंटिफाई टू ऑफ हिज नोवेल फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। इस लिस्ट में से कौन सी जो दो नोवेल है वो इनकी है? द राइस मदर, ये भी एक मलेशियन राइटर है, रानी मानिका। राइस मदर किसने लिखा है? रानी मानिका ने, है मलेशियन लेकिन के एस मैनियम नहीं है। के एस मैनियम इनका जो पूरा नाम है कृष्णन सुब्रमण्यम, ये इनका पूरा नाम है। और इनका दूसरा वर्क है द रिटर्न, तो द रिटर्न इनका है, ठीक है। और टचिंग अर्थ भी इनका है। बिटवीन लाइव्स जो है वो जैसिका है, ऑस्ट्रेलियन कोई राइटर है, जैसिका सिरविंगटन, ये ऑस्ट्रेलियन राइटर है। बिटवीन लाइव्स ये इनका है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, ए और डी। बचा हमारा बी और सी। बी और सी हमारा राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट, व्हाट डिड थॉमस पर्सी कलेक्ट इन हिज रेलिक। ये जो रेलिक है ये एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री का कलेक्शन है 1765 का, ठीक है। और इसके अंदर ये कलेक्शन है बैलेड्स का और बहुत सारे पॉपुलर सॉन्ग भी हैं इसके अंदर। तो देखते हैं, मिडाइवल फोकलोर एंड लिरिक, मिडलैंड, मिडाइवल तो नहीं है। ओल्ड सॉन्ग, बैलेड, रोमांस इन इंग्लिश एंड स्कॉट्स, ये वाला इसमें सही है। ओल्ड सॉन्ग है इसमें, बैलेड, रोमांसेस इन इंग्लिश एंड स्कॉट, ठीक है। तो ये सेकंड ऑप्शन सही होगा। थॉमस पर्सी ने जो रेलिक लिखा है उसमें क्या कंपाइल किया है? ओल्ड सॉन्ग, बैलेड्स एंड रोमांसेस इन इंग्लिश एंड स्कॉट्स। नेक्स्ट, निराद सी चौधरी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ये है किसका वर्क है? निराद सी चौधरी का है। कंक्लूड दैट एन एसे ऑन द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बट इन द पेनल्टीमेट चैप्टर चौधरी कंक्लूड द अकाउंट ऑफ इवेंट्स इन हिज लाइफ। हाउ डज दिस नैरेटिव एंड, ये कैसे, ये नैरेटिव जो है वो कैसे एंड होता है? इनको ना एक मिलिट्री में जॉब मिल जाती है लेकिन ये फिर भी उसके बाद फेडअप हो जाते हैं इनकी। उनको लगता है कि ये जो जॉब है मेरी, मतलब मुझे फ्रस्ट्रेट कर रही है और मैंने मेरी आत्मा को बिल्कुल झकझोर के रख दिया है, ठीक है। तो इस तरह से एंडिंग होती है उसकी। चौधरी टाइज द नोट विद द चाइल्डहुड स्वीटहार्ट, ये गलत है। चौधरी ऑब्टेन्स ए जॉब इन द मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड गिव इट अप बिकॉज ही फाइंड सोल डिस्ट्रॉइंग, उनको लगता है कि जो उसकी आत्मा है वो डिस्ट्रॉय हो रही है उसकी वजह से। तो ये वाला इसमें सही आंसर है। इंपॉर्टेंट है ये, इसकी समरी एक बार पढ़नी है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। उसके बाद नेक्स्ट, इन जॉन गोवर्स कॉन्फेसियो अमेंटिस अमंस द लवर मेक्स हिज कॉन्फेशन टू द प्रीस्ट नेम। कॉन्फेसियो अमेंटिस लिखा है किसने? जॉन गोवर ने। ये लैटिन लैंग्वेज में लिखा है और इसका इंग्लिश टाइटल है द कॉन्फेशन ऑफ लवर।
इसमें प्रिस्ट का नेम बताना है। इसमें जो अमन है, अमन ये लवर का नाम है, और जो कॉन्फेस करता है इसको 7 डेडली सिन से, ठीक है, इन चीजों से, उसका नाम है जीनियस। ठीक है, प्रिस्ट का नाम क्या है? जीनियस। चलो जी आगे। इन यूजीन लेनेस्को चेयर द एब्सर्डिटी इज नॉट मच इन द बैनल वर्ड्स, इन द बैनल वर्ड्स दैट आर अटर्ड। यूजीन लेनेस्को का वर्क है कौन सा? चेयर। इसमें बैनल का मतलब होता है वैसे छोटे मोटे, या हम बोल सकते हैं मामूली। ठीक है, एब्सर्डिटी इज नॉट मच इन बैनल वर्ड्स। तो यूजीन लेनेस्को जाने जाते हैं किस चीज के लिए? एब्सर्ड थिएटर के लिए। मार्टिन एस्लिन ने इस टर्म को कॉइन किया है, एब्सर्ड थिएटर को। और इसमें और जो दूसरे मेन राइटर आते हैं, आर्थर एडमोव है, यूजीन लेनेस्को है, हैरोल्ड पिंटर है, इसके अलावा सैमुअल बेकेट है। ये सारे आपको नाम याद होने चाहिए, एब्सर्ड थिएटर में कौन से आते हैं, किसने टर्म कॉइन की है। ठीक है, तो ये देखते हैं चेयर वाले में, एब्सर्डिटी इज नॉट मच इन द बैनल वर्ड्स दैट आर अटर्ड इन द लार्ज स्केल यूज द फ्राइटनिंग स्टेज प्रॉम्प्ट्स द लाइटिंग इफेक्ट। ऐसा कुछ नहीं है उसमें। इन द एब्सर्डिटी इंटरप्रिटेशन ऑफ देम बाय द कैरेक्टर आफ्टर कैरेक्टर, ये वाला सही है। इसमें एब्सर्डिटी इंटरप्रेट करती है कैरेक्टर आफ्टर कैरेक्टर। ठीक है, चलो आगे है। ए हाफ सेंटेंस इन परचास हिल पिलग्रिमेज ट्रिगर्ड ऑफ कुबला खान हुज वर्क वाज परचास हिज पिलग्रिमेज। ये वर्क किसका है? परचास हिल हिज पिलग्रिमेज किसका है? ये रॉबर्ट हैरिक द पोएट नहीं है, जॉन हॉकी नहीं है, सैमुअल परचास द लंदन पार्सन, सैमुअल परचास ने लिखा है। और इससे इंस्पायर्ड हुआ था कौन? एस.टी. कोलरेज। एस.टी. कोलरेज जो है, जब ये बुक पढ़ रहे थे, कौन सी बुक? सैमुअल परचास की है, हिज पिलग्रिमेज के नाम से। तो ये रात को फिर सो जाते हैं, सोने के बाद ये एक सपना देखते हैं, और वो सपना देख के वो अगले दिन वो रिकॉल करते हैं। तो इनसे कोई पारलोक से मिलने के लिए आता है, और उसके बाद से वो सारा सपना भूल जाते हैं। ठीक है, और तब उन्होंने ये लिखा था कुबला खान। इसका जो जब लिखते टाइम इसका वो कंटेंट भूल गए थे, तो बाकी का जो कंटेंट है वो पूरा का पूरा इमेजिनरी है। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कौन सा वर्क है एस.टी. कोलरेज का जो उसके इमेजिनरी कंटेंट पे बेस्ड है? दैट वाज कुबला खान। नेक्स्ट वन, बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ 13th सेंचुरी ट्राबाडोर। ट्राबाडोर इज समथिंग काइंड ऑफ भाट होते हैं ना, एक ये जाति होती है भाट। 13वीं सेंचुरी के जो भाट है, फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिटी द वर्क दैट मार्क द कैटास्ट्रोफ फेलियर इन रॉबर्ट ब्राउनिंग्स पोएटिक करियर, अर्निंग हिम द रेपुटेशन एंड इम्पेंट्रेबल डिफिकल्टी। कौन सी है ये? कौन सा बेस्ड है 13th सेंचुरी ट्राबाडोर पे? पैराक्लिसिस है, ये लव और नॉलेज के बारे में है, तो ये नहीं होगा। सोरडेलो जो है 13th सेंचुरी ट्राबाडोर के बारे में यही है। रिंग एंड द बुक जो है वो स्टोरी है एक मर्डर ट्रायल की, रोम में एक मर्डर ट्रायल चलता है, उसकी स्टोरी है ये। और पोलिन जो है वो स्टोरी है कॉन्फेशन की। अननेम्ड पोइट है कोई, उसको कॉन्फेस किया जाता है लवर को। ठीक है, वो कॉन्फेस करता है उस लवर को, तो ये पोलिन उसकी स्टोरी है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सोरडेलो, 13th सेंचुरी ट्राबाडोर पे बेस्ड है ये। आगे, एवलिन वोग वंस कंप्लेंट दैट टी.एस. एलियट पोएम 1909 to 1925 was marvelously good but very hard to understand. The most pessimistic novel Vogue wrote was called Dash Out to the Title too. अच्छा, इसने टाइटल लिया है एवलिन वोग ने। ठीक है, और कौन सा टाइटल टी.एस. एलियट की कौन सी नोवेल से लिया गया है? ठीक है, तो देखते हैं इसका जो ये हैंडफुल ऑफ डस्ट है, ये द वेस्टलैंड में लाइन यूज की है, और वहां से एवलिन वोग ने इसका टाइटल लिया है। वैसे ये जो हैंडफुल ऑफ डस्ट है, ये और भी काफी सारे राइटर्स ने इसको यूज किया है एज ए फ्रेज, जैसे कि जोसेफ कॉनरेड है। जोसेफ कॉनरेड ने अपनी शॉर्ट स्टोरी है उनकी यूथ, उसमें यूज किया है इसको। उसके अलावा एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, इन्होंने इनकी एक पोएम है मोड करके, उसमें भी ये वाला हैंडफुल ऑफ डस्ट ये फ्रेज यूज किया है। उससे पहले जॉन डन है, जॉन डन ने भी इसको यूज किया है। मेडिटेशन सीरीज लिखी है जॉन डन ने, मेडिटेशन सीरीज।
उसमें जॉन डन ने ये वाला फ्रेज यूज किया है। तो 5-6 राइटर ऐसे हैं जिन्होंने ये हैंडफुल ऑफ डस्ट वाला फ्रेज यूज किया है। आगे, ड्यूरिंग द ईयर्स 1830 टू 1850 द इल्यूजन ऑफ पीस इन विक्टोरियन इंग्लैंड वाज ब्रोकन बाय सच इंसिडेंट एज। 1830 से लेके 50 तक के कुछ इल्यूजन ऐसे थे जिन्होंने विक्टोरियन जो एज थी उसमें पीस को ब्रेक कर दिया था। वो कौन से ये इल्यूजन थे? द रेवोल्यूशन इन फ्रांस एंड द चार्टिस्ट मूवमेंट इन इंग्लैंड। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। द जनरल स्ट्राइक ऑफ 1835, रेल ट्रेजेडी 1847, ये भी नहीं है। द विजनरी लिबर्टेरियनिज्म ऑफ पोइट्स एंड द लॉलेस एम्बॉडीमेंट ऑफ द रेवोल्यूशन, ये सही आंसर होगा इसका। विजनरी लिबर्टेरियनिज्म ऑफ पोइट एंड द लॉलेस एम्बॉडीमेंट ऑफ रेवोल्यूशन, इसकी इस रेवोल्यूशन की वजह से जो है वो ब्रेक हो गई थी विक्टोरियन इंग्लैंड की जो पीस है वो। ठीक है जी। उसके बाद गुलिवर रिसीव द फॉलोइंग रिस्पॉन्स व्हेन ही बोस्ट अबाउट हिज कंट्रीमैन। गुलिवर ट्रैवल किसने लिखा है? जोनाथन स्विफ्ट ने। और लिखा कब है? 1729। चलो डेट एक बार इसकी चेक कर लेना कब लिखा गया है। गुलिवर्स ट्रैवल 29 में है, 32 में, इसके आसपास ही है, 2-4 साल ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसमें ये बोल रहा है द मोस्ट प्रिंसियस रेस ऑफ लिटिल ओडियस वर्मिन दैट नेचर एवर सफर टू क्रॉल अपॉन द फेस ऑफ द अर्थ। ये कौन रिस्पॉन्स करता है? ये देखो, गुलिवर जब बात कर रहा होता है किंग से, किसके किंग से कर रहा है वो? ब्रोकडिंग नेक के किंग से बात कर रहे हैं। देन किंग फाइंड्स इंग्लिश इंस्टीट्यूशन एंड बिहेवियर wanting in comparison with the country and he criticized the English people. He criticized the English people and said the most pernicious race of little odious vermin that nature ever suffered to crawl upon the face of the earth. बात किससे कर रहा है? ब्रोकडिंग नेक के किंग से। तो ऑप्शन क्या है? द किंग ऑफ ब्रोकडिंग नेक। ठीक है, ये सेकंड वाला ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। आगे, इन द इन्फर्नो दांते as the travels through the various circle of the hell finds Judas who is unable to speak. What is the reason behind this? दांते ने जो डिवाइन कॉमेडी लिखी है उसके 3 पार्ट हैं, इन्फर्नो, परगेटेरियो और पैराडोसो। ठीक है, तो इन्फर्नो में क्या होता है? जो फर्स्ट पार्ट है इसमें they were sinners who deceived their master। कुछ सिनर होते हैं जो अपने मास्टर को उन्होंने डिसीव कर दिया था सिंस, और उसके बाद से वो बोल नहीं पा रहे। उसके बोलने का रीजन क्या है? यहाँ क्या दिखाया गया है? सैटर्न के जो 3 फेस है, रेड, येलो और ब्लैक, 3 फेस है, रेड, येलो और ब्लैक। और अब उन तीनों फेस में उन्होंने क्या कर रखा है? इन ईच ऑफ द 3 माउथ ही च्यूड सिनर, वो चबा रहा है 3 सिनर्स को। These were जुडास, एक तो इसमें से जुडास है, ठीक है, क्योंकि इसने अपने जो क्राइस्ट है या जो इसका ओनर है उसको इसने चीट किया है। और उसके अलावा 2 और कौन कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 और कौन कौन से हैं? एक इसमें ब्रूटस है और ब्रूटस के अलावा एक है इसमें कैसियस, जिन्होंने अपने मास्टर को डिसीव किया है। ब्रूटस ने किया था ना, ब्रूटस ने अपने ही साथी जूलियस सीजर को मार दिया था और उसने पीछे से जब उसको स्टैब किया तब वो देखता है, तब लाइन बोलता है एट टू ब्रूटस, क्या तुम भी ब्रूटस? ठीक है, तुमने भी मेरे साथ धोखा किया। और ये कैसियस कौन है? ओथेलो में है ये कैसियस, इयागो का साथ देता है ये उसको। नहीं, वैसे कैसियस इसमें भी है, इसी वाला है ये। ठीक है, कैसियस सपोर्ट करता है, कैसियस इस ब्रूटस को क्या करता है? मैनिपुलेट कर देता है। इसके कहने से ही वो अपने जूलियस सीजर जो है, जो किंग बनने वाला था, उसको मार देते हैं। तो एक इन दोनों को दबा रखा है उसने, तो इसीलिए वो बोल नहीं पा रहे। तो इसका राइट आंसर क्या है? लूसीफर इज च्यूविंग ऑन हिज हेड, ये वाला सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, और रियलिटी इज लिंग्विस्टिक। क्या सही है? और रियलिटी इज लिंग्विस्टिक, ए लैंग्वेज मेडिएट रियलिटी। ठीक है, ये बात सही है। इट इज
ट्रू बिकॉज ए लैंग्वेज कैन रिफ्लेक्ट रियलिटी, लैंग्वेज रिफ्लेक्ट करती है रियलिटी को, ये स्टेटमेंट ठीक है। आवर परसेप्शन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी आर लार्जली कंस्ट्रक्टेड बाय द वर्ड्स एंड अदर साइन वी यूज, ये बात भी सही है। आवर परसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी क्या है, वो लार्जली कंस्ट्रक्ट करती है बाय द वर्ड्स एंड अदर साइन वी यूज, और ये ऊपर वाली को बिल्कुल एक्सप्लेन भी कर रही है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो फर्स्ट आंसर इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन दिस बुक थ्योरी आजियाज अहमद वर्क्स आउट ऑफ रिलेशन बिटवीन द थ्री एंटिटीज, तीन एंटिटीज कौन कौन सी है, क्लासेस है, नेशन है और एक लिटरेचर है। ये जो आजियाज अहमद है ये मार्क्सिस्ट फिलोसोफर है ये, ठीक है। तो इन्होंने तीन एंटिटीज कौन सी दी है इस बुक में, क्लासेस, नेशन एंड लिटरेचर। आगे, in 1660 a group of 12 people include Robert Boyle and Christopher Warren formed that they called the Royal Society, Royal Society को फाउंड किया गया था in 1663। it became the Royal Society of London for improving natural knowledge। what was the society's motto, इसमें सोसाइटी का मोटो क्या था। 1660 में रॉयल सोसाइटी को फॉर्म किया था, 1660 में जब किंग कौन बना, चार्ल्स सेकंड, इंग्लैंड में ये किंग बनता है चार्ल्स सेकंड। इसका मोटो था, इसका लैटिन में लिखा गया है, ये फ्रेज आप याद कर लेना, VERBA, न्यूलिसिन वर्बा। इसका मतलब है इट मीन्स ऑन द वर्ड ऑफ नो वन, इन द वर्ड ऑफ नो वन। तो इसमें सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका मतलब है ये, ठीक है, ये इनका मोटो था। आगे, ऑफ whom did W.B. Yeats say that we were the last romantics, किसके बारे में W. Yeats ने बोला है कि हम लास्ट रोमांटिक्स हैं, वो अपने ही जो कंटेम्प्रेरी है, जो आयरिश राइटर थे जिन्होंने सेल्टिक रिवाइवल को फाउंड किया था, ये W. Yeats, और इनके साथ कौन कौन से थे, और लेडी ग्रेगरी हैं, उसके अलावा सीनो कैसी भी थे इनके साथ, और भी एक दो राइटर थे जो आयरिश राइटर थे। तो वो अपने ही फ्रेंड के बारे में बात बोल रहा है, हिज फ्रेंड्स इन द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल, ठीक है जी। आगे, हु रोट द वॉन्डरिंग जू, ए पोएम इन 4 कैंटोस एंड एक शॉर्ट लिरिक है ये, द वॉन्डरिंग जू सोलिलोकी, ये लिखा है पीबी शैले ने, पीबी शैले ने लिखा है द वॉन्डरिंग जू। आगे, where according to T.S. Eliot are we likely to find not only the best but the most individual part of the poet's work। T.S. Eliot जो है ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मॉडर्निस्ट पोइट है, और हम इनको कंसिडर, और इनके मोस्टली इनके वर्क्स में हम क्या पाते हैं, we often find that not only the best but the most individual part of the poet work may be these in which the dead poets, ये बात कर रहा है किस चीज की, इन द पोइट्स जुवेनिया रिजेक्ट ड्राफ्ट नहीं है, बेस्ट एंथोलॉजी नहीं है, इन दोज पार्ट वेयर द डेड पोइट्स एजर्ट देयर इमॉर्टलिटी, ये वाला इसमें सही आंसर है, ठीक है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी टेल्स के बारे में कौन सा सही है। चौसर द पिलग्रिम नरेट्स द सर थोपास टेल ओनली, क्या चौसर ने पिलग्रिम जो ये गए हैं द कैंटरबरी टेल्स में, जो पिलग्रिम जा रहे हैं, उसमें से कितनी स्टोरी टोटल नरेट की है इसने, चौसर ने 2 स्टोरी नरेट की है। एक टेल ऑफ सर मेलेबी है जो कि वर्स में है, जो होस्ट हैं हमारे हैरी वैली, इनको बोलते हैं कि तुम्हें राइम नहीं आती है, तुम कोई प्रोज में स्टोरी सुनाओ, वो वाली उनकी अनफिनिश्ड रह जाती है, सॉरी सर टोपास वाली, ठीक है, सर टोपास वाली अनफिनिश्ड रह जाती है, और फिर वो स्टोरी प्रोज में नरेट करते हैं टेल ऑफ मेलेबी वाली। तो इसमें 2 स्टोरी नरेट की है चौसर ने, टोटल स्टोरी कितनी है 24, तो 2 चौसर ने नरेट किया, तो नरेटर कितने हुए इसमें 23। ये याद रखना, क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, ये 23 स्टोरी है, 24 स्टोरी है, 23 नरेटर है, 2 स्टोरी चौसर ने नरेट की है, ठीक है जी। चौसर द पिलग्रिम नरेट द टेल ऑफ मेलेबी ओनली, ओनली तो नहीं है, दोनों ही इसने की है,
चौसर द पिलग्रिम नरेट्स सर थोपास टेल एंड द टेल ऑफ मेलिबी, तो ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। आगे, ड्यूरिंग द रेन ऑफ नॉर्मन किंग इट वाज फैशनेबल टू स्पीक इन अपर क्लास सर्कल। जब मैंने आपको जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ाया था, किसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एंग्लो और नॉर्मन का, तो ये जब नॉर्मन थे, नॉर्मल नहीं नॉर्मन, नॉर्मन जो लोग थे ये कहां से आए थे, नॉर्मन आए थे फ्रांस से, क्योंकि ये इंग्लैंड आने से पहले फ्रांस चले गए थे, वहां जाके उनकी जो लड़कियां थी, जो महिलाएं थी, उनसे शादी करके उनके कल्चर को अडॉप्ट कर लिया इन्होंने, और उनके कल्चर को अडॉप्ट करने के बाद वो वहीं पे सेटल हो गए। लेकिन उसके बाद से ये लोग फ्रांस से कब आए, इंग्लैंड में, तब उन्होंने अटैक किया था 1066 एडी में इंग्लैंड पे। जो इनका किंग था विलियम फर्स्ट, और एंग्लो नॉर्मन जो एंग्लो सेक्शन चल रहा था उस टाइम पे, उनका किंग था एडवर्ड द कन्फेसर। एडवर्ड द कन्फेसर की 1066 एडी में डेथ हो जाती है। उसके बाद उनका एक ब्रदर इन लॉ है हैराल्ड गॉडविंसन, उसको किंग बनाया जाता है, और हैराल्ड गॉडविंसन और विलियम फर्स्ट के बीच में ये लड़ाई होती है जिसको बोलते हैं द बैटल ऑफ हेस्टिंग इन 1066 एडी। बैटल ऑफ हेस्टिंग हुई जिसमें से जीत किसकी होती है, विलियम फर्स्ट की, विलियम द कंकरर उसको बोला जाने लगा उसके बाद, और तब वो एस्टेब्लिश हो गया एंग्लो नॉर्मन पीरियड। तब से ही ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, ये लोग फ्रांस से आए थे, तो ये लैंग्वेज कौन सी बोलते थे, फ्रेंच। देखते हैं ऑप्शन में, नोरोस लैटिन डेनिस, ये तो है ही नहीं। आगे एक ऑप्शन ये रहा, फ्रेंच है इसका सही आंसर, ठीक है जी। आगे, हु अमंग द फॉलोइंग कोलैबोरेटेड विद पुरोहित स्वामी इन ट्रांसलेटिंग 10 प्रिंसिपल उपनिषद इनटू इंग्लिश, किसने किया, W.B. यीट्स ने, क्रिस्टोफर फ्राई ने, एल्डस हक्सली, ये इसने किया है। विलियम बटलर यीट्स जो है वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहे हैं पुरोहित स्वामी से, पुरोहित स्वामी, और एक और इंडियन जो राइटर है उन्होंने उनके नाम से पोएम भी लिखी है, W.B. यीट्स ने। आयरिश राइटर है, ये जरूर याद रखना, आयरिश। राइट आंसर इसका W.B. यीट्स ही है। What unique distinction does Ben Jonson to Penrith have in the English literary canon? क्या यूनिक डिस्टिंक्शन है बेन जॉनसन के टू पेनरिस्ट में? It is only distinguished poem in English address to the Lord of Penrith. क्या ये अकेली ही है जो उनको एड्रेस की गई है? नहीं। इट सेलिब्रेट फिलिप सिडनी एलिवेशन टू द नाइटहुड, फिलिप सिडनी के एलिवेशन के बारे में भी नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इट इज वन ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश पोएम सेलिब्रेटिंग स्पेसिफिक प्लेस ए फोर रनर टू कूपर्स हिल एंड विंडसर फॉरेस्ट, ये सही आंसर है। ये इसमें स्पेसिफिक जो प्लेस है, फोर रनर टू कूपर्स हिल और विंडसर फॉरेस्ट, ठीक है, इन दोनों को मेंशन किया। ये दोनों किसकी पोएम है? अलेक्जेंडर पोप की पोएम है ये, विंडसर फॉरेस्ट, और कूपर्स हिल है जॉन डेनहम, ये इनकी पोएम है। इन दोनों को इसमें मेंशन किया है इसने, एड्रेस द लॉर्ड ऑफ पेनरस्ट में, इसमें टू पेनरस्ट में। आगे, आफ्टर डिस्कवरिंग द ट्रूथ अबाउट हिज हीनियस क्राइम कमिटेड इन द पास्ट, व्हाट डज ओडिपस रिक्वेस्ट टू हिज पनिशमेंट? ओडिपस रेक्स किसने लिखा है? सोफोक्लिस की ट्रेजेडी है, बहुत फेमस राइटर है ये सोफोक्लिस। तो इसमें क्या करते हैं ये ओडिपस रेक्स में, इनके साथ क्या होता है, एक भविष्यवाणी हुई थी कि ये जो ओडिपस है ये अपने फादर को मार देगा और अपनी मदर से शादी कर लेगा, और ऐसा ही रियलिटी में हो भी जाता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको मारने की बजाय कहीं छोड़ आते हैं, और जहाँ पे भी इसको छोड़ के आते हैं वो उसको पाल के बड़ा कर लेता है, और एक दिन वही जंगल में से जा रहे होते हैं तो उसमें से वो जो किंग है उसको मार देता है, और उसकी वाइफ जो है किंग की जो क्वीन है उसके साथ शादी कर लेता है। अननोइंगली था, देखो अनकॉन्शियसली ऐसा हुआ था, उसको नहीं पता था कि ये जो मेरी खुद की माँ है या मैं जिसको मार रहा हूँ वो मेरे फादर है। और बाद में ये एक ब्लाइंड फॉर्चून टेलर ना, वो आके बताता है टायरेसियस कि तुमने ऐसा किया है, तब वो खुद को पनिशमेंट देता है। क्या पनिश करता है वो? एग्जाइल के लिए, ठीक है। पहले तो वो बोलता है मेरी आंखें फोड़ दो, लेकिन बाद में वो एग्जाइल के लिए जो है वो चला जाता है, वो उनसे बोलता है कि मेरी पनिशमेंट जो है वो क्या होनी चाहिए? एग्जाइल। इसी के रेफरेंस में आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट याद करनी है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम 1899 का एक बहुत फेमस क्रिटिकल वर्क है। किसका है ये?
ओडिपस कॉम्प्लेक्स किसने दिया? सिगमंड फ्रॉइड ने। सिगमंड फ्रॉइड, इसने क्या बोला? ये वाला कॉन्सेप्ट इसने, जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स है वो इसने दिया है सिगमंड फ्रॉइड ने। इसमें ये याद रखना है, जब एक फैमिली में एक मेल जो है वो अपनी मतलब फीमेल यानी कि जो अपनी मदर के लिए सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है, और अगर एक फीमेल है तो वो अपने फादर की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होती है, दैट इज ओडिपस कॉम्प्लेक्स। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। यहीं से आया ये आइडिया, इसको इलेक्ट्रा, ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स वाला कहां से आया है? ओडिपस रेक्स से। आगे, हाउ डज वुमेन इन लव ओपन? वुमेन इन लव ओपन कैसे होती है? दो बहनें हैं इसमें, उर्सुला और गर्डन, ब्रैंगमैन सिस्टर हैं, ये दोनों काम कर रही है और आपस में बातचीत कर रही है, ऐसे ही इसकी शुरुआत होती है। और ये सीक्वल है किसका? द रेनबो का। द रेनबो डीएच लॉरेंस के वर्क है, ये दोनों नॉवल आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है ये, ठीक है। आगे, सैमुअल जॉनसन हैज फॉलोइंग से अबाउट द इंग्लिश पोएट। देखो सैमुअल जॉनसन भाई अगर ऐसा कुछ भी बोलता है किसी पोएट के बारे में, बहुत सारा कुछ बोल रखा है और आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, मतलब बड़ी सारी स्टेटमेंट लिख रखी है किसने बोला है किसी पोएट के बारे में, तो ध्यान रखना मोस्टली जो चीजें हैं वो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने बोली है। बहुत स्टडी किया है पोएट्स को, इसलिए 52 पोएट्स की बायोग्राफी इन्होंने लिखी है। इसमें 52 पोएट्स की बायोग्राफी लिखी है। अब्राहम कावले से स्टार्ट करते हैं ये, ठीक है। और अब्राहम कावले को ही मेटाफिजिकल पोएट बताते हैं कि बेटर मेटाफिजिकल पोएट है एज कंपेयर टू जॉन डन। इसमें बोला है दीज इमेज आर मार्क्ड बाय ग्लिटरिंग एक्यूमुलेशन अनग्रेसफुल ऑर्नामेंट, दे स्ट्राइक रादर देन प्लीज, द इमेज इज मैग्निफाइड बाय अफेक्शन, द लैंग्वेज लेबर्ड इनटू harshness, the mind of the writer seems to work the unnatural violence, double double toil trouble, he has kind of strutting dignity and toll by the walking on tiptoe, his art and his struggle are too visible and there is too little appearance of the ease and nature identify। ऐसा किसके बारे में बोला है कि इसके जो स्ट्रगल है वो बहुत विजिबल है, लेकिन अपीयरेंस देयर इज टू लिटिल अपीयरेंस ऑफ ईज, लेकिन ईज की अपीयरेंस बहुत कम होती है। ऐसा बोला है थॉमस ग्रे के बारे में, स्पेशली एलिजी रिटन ऑन कंट्री चर्चयार्ड। एक तो ये लिखा था इन्होंने, और दूसरा जो है एक लिखा था इन्होंने, अगला इनका वर्क है द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी, ये भी थॉमस ग्रे ने लिखा है। इन दोनों के बारे में बोला है, इसीलिए इसने बोला कि इनके जो स्ट्रगल है वो काफी विजिबल है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ऐसी बात बोली है थॉमस ग्रे के बारे में। आगे, टेक द स्मोकिंग डिस्क्लेमर इश्यू बिगिंस विशाल भारद्वाज, पुटिंग इन डिस्क्लेमर एवरी टाइम समबडी स्मोक्स ऑन स्क्रीन इज नॉट एन आंसर। ये जो स्क्रीन पे स्मोक करते हुए दिखते हैं ना, वो सारे फेक होते हैं, वो ओरिजिनल नहीं होते। इफ M.F. हुसैन हैड पेंटेड ए मैन विद ए सिगार, वुड यू हैव आस्क्ड हिम टू पुट द डिस्क्लेमर। ऐसे दिखाते हैं ना, फिल्म बनाई जाती है तो उसमें ये दिखाया जाता है कि धूम्रपान जो है वो सेहत के लिए हानिकारक है, ऐसे लिखते हैं। तो क्या वो बोल रहा है कि M.F. हुसैन जो है वो अगर उसने पेंटेड की है, कोई पेंटिंग बनाई है एक सिगार के साथ, तो क्या तुम उसको भी पूछोगे कि तुम ये डिस्क्लेमर डालो, सिगरेट स्मोक्स इट इंजूरियस टू हेल्थ ऑन द पेंटिंग, तो क्या होगा इसमें? द पॉइंट भारद्वाज मेक्स दिस रिटोरिकल क्वेश्चन इज द फॉलोइंग, द स्मोकिंग डिस्क्लेमर द इनफैक्चुअल बिकॉज M.F. हुसैन पेंटिंग वुड नॉट हैव कैरिड इट, नहीं। स्मोकिंग डिस्क्लेमर द ऑब्जेक्ट परसीव्ड एज आर्ट सिंपली सुपरफ्लुअस, ये वाला सही है। द स्मोकिंग डिस्क्लेमर ऑन ऑब्जेक्ट परसीव, ऑब्जेक्ट पे डालना है, आर्ट इज सिंपली सुपरफ्लुअस। द स्मोकिंग डिस्क्लेमर ऑन ऑब्जेक्ट परसीव्ड एज आर्ट इज सिंपली सुपरफ्लुअस, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। ऐसे मतलब थोड़ा सा ऊट पटांग सा क्वेश्चन है ये। अकॉर्डिंग टू डैश सर्टेन वर्ब एक्चुअली परफॉर्म एन एक्ट व्हेन दे आर अटर्ड, अकॉर्डिंग टू डैश सर्टेन वर्ब जो है वो एक्चुअली परफॉर्म करते हैं, वो स्पीच एक्ट थ्योरी में होता है। स्पीच एक्ट थ्योरी किसने दिया? ऑस्टन और सरले ने, इन्होंने स्पीच एक्ट थ्योरी दी है, तो ये इसमें राइट आंसर है। आगे, हॉन्टेड कासल स्ट्रेंज नॉइज एंड एन एक्सेप्टेंस ऑफ द सुपरनैचुरल विद ऑल इट्स ट्रैपिंग मार्क, इसको क्या बोलते हैं? हॉन्टेड कासल है, स्ट्रेंज अलग अलग तरह की आवाजें आती हैं,
है, भूतों की आवाज सुनाई देती है ना, हु हा ऐसे होता है। रात को डर जाते हैं, कई बार थोड़ी सी भी आवाज आती है तो हम एकदम से फील करते हैं जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये स्ट्रेंज नॉइजेस होती हैं, एक्सेप्टेंस और सुपरनेचुरल, इसको क्या बोलेंगे? क्या इसको मेटाफिक्शन बोलते हैं? मेटाफिक्शन एक टूल होता है किस चीज के लिए? टू अंडरमाइन लिटरेरी कॉन्शियस कन्वेंशन एंड एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड ए रियल लाइफ एंड आर्ट। मेटाफिक्शन नहीं होगा फैंटेसी में, मैजिक वाली चीजें होती है, मैजिक रियलिज्म वाले इसमें फैंटेसी फिक्शन में आते हैं। वो एपिस्टोलरी नॉवल जो है वो लेटर की फॉर्म में होती है, ये भी नहीं होगा। गॉथिक फिक्शन है इसमें सही आंसर। गॉथिक जॉनरा होता है जिसमें हॉरर वाली चीजें होती है, भूत प्रेत दिखा दिए, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स डाल दिए, इनको बोलते हैं गॉथिक फिक्शन। और गॉथिक फिक्शन जो है वो उसका लैंडमार्क माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर में द कासल ऑफ ओट्रेंटो। द कासल ऑफ ओट्रेंटो किसने लिखा है? होरेस वॉलपोल ने 1764। डेट के बारे में मुझे श्योरिटी नहीं है, मुझे जहां तक याद आ रहा है कि 1764 हो सकता है, बट नॉट श्योर, चेक कर लेना। ये लैंडमार्क माना जाता है गॉथिक लिटरेचर में। और भी गॉथिक जॉनरा है काफी सारे, लाइक मैरी शैली का फ्रैंकनस्टीन हो गया, ठीक है, और पीबी शैली ने भी लिखा है ऐसा। चलो नेक्स्ट 4-5 क्वेश्चन रह गए बस, पढ़ लेते हैं आगे। अरेंज द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर अकॉर्डिंग टू देयर पीरियड्स ऑफ कंपोजिशन। एज यू लाइक इट कब आया था? एज यू लाइक इट, लव लेबर लॉस्ट, एंटोनियट, क्लियोपेट्रा, टेम्पेस्ट, मिडसमर नाइट ड्रीम। 1599 में है एज यू लाइक इट। उसके बाद लव लेबर लॉस्ट है 1590 में। अर्ली कॉमेडी मानी जाती है ये, तो मतलब सबसे पहले ये वाली आएगी, आप ये ध्यान रखना। किसी भी राइटर के बारे में अगर आप क्रोनोलॉजी उसकी याद करते हो तो उसके अर्लीस्ट वर्क कौन से हैं, डेब्यू नॉवल कौन से है, ये याद कर लिया करो। तो मतलब ये सबसे पहले आना चाहिए। और ये सबसे पहले किस में है? इसमें दिया गया है लव लेबर लॉस्ट, ठीक है। उसके बाद मिडसमर नाइट ड्रीम देख लेते हैं, ये 1595 में है। और एज यू लाइक इट हो गया 1599 में। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा कब है? ये आया था 1607 में। और टेम्पेस्ट जो है वो इसके बिल्कुल लास्ट स्टेज में है, 10 से 11। तो ये वाला आंसर इसमें सही है। चलो आगे है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिक। कौन सा नहीं है इसमें से? ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आजकल। कोई रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिक नहीं है, किसी ने पूछ लिया डीकंस्ट्रक्शन में नहीं है, कोई स्ट्रक्चरलिज्म में नहीं है। तो मट बॉडकिन है इसमें, एच.आर. जोस भी है, नहीं मट बॉडकिन जो है वो इसमें नहीं है, एच.आर. जोस है, स्टैनले फिश है, वुल्फगैंग आइसर है। ये तो कौन है? ये मिथ के बारे में इसने लिखा है, माइथोलॉजी के बारे में। ये एक लिटरेरी स्कूल होता है, लिटरेरी थ्योरी है जो कि फोकस करती है रीडर और ऑडियंस पे एंड देयर एक्सपीरियंस ऑफ ए लिटरेरी वर्क। रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिक है ये एक, ये वाली जो थ्योरी है रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, ये एक ऐसी थ्योरी है जिसके अंदर क्या होता है, फोकस किया जाता है रीडर और ऑडियंस पे एंड देयर एक्सपीरियंस ऑफ ए लिटरेरी वर्क, ठीक है। इसमें और कौन कौन से क्रिटिक आते हैं इसके अलावा और भी आपको याद करने हैं, ये 3 तो आपको याद करने ही है। एक नॉर्मन हॉलैंड लिख लो, नॉर्मन हॉलैंड हो गया, स्टैनले फिश इसमें दिया गया है, वुल्फगैंग आइजर है इसमें, एच.आर. जोस भी इसमें दिया गया है, और एक रोला बार्थ भी आता है इसमें। ये कई जगह पे आता है रोला बार्थ, तो ये भी आप याद कर लो। उसके बाद लियो टॉल्स्टॉय, एना कैरेनिना, क्लोजिंग लाइन प्रेजेंट। इसकी क्लोजिंग लाइन जो है वो क्या प्रेजेंट करती है? इसमें लेविन जो है वो अफर्मेशन है उसकी, दैट व्हाटएवर हैपेंस टू हिम लाइफ इज नॉट मीनिंगलेस बट अनक्वेश्चनेबली मीनिंगफुल। जो लाइफ है कुछ भी हो लेकिन जीवन में क्या है, ऐसा नहीं है कि जो जिंदगी है वो मीनिंगलेस है, ठीक है। हर चीज जो है उसके मीनिंग होते हैं, जिंदगी में हर चीज का मीनिंग है, ऐसा बोला है उसने, ऐसे ये क्लोज होती है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल बिगिंस विद ए प्रोलॉग अंडर द टाइटल द स्टॉर्मिंग ऑफ
शेयरिंग पैटर्न से ही आई एड्रेस दीज लाइन रिटन इन इंडिया टू माई रिलेटिव इन इंग्लैंड। ये जो नॉवल है ऐसे शुरू होती है, इसका प्रोलॉग है, ये एपिस्टोलरी नॉवल है। किसकी है? द मूनस्टोन। द मूनस्टोन किसने लिखा है? बाय विल्की कॉलिंस ने। और टीएस एलियट ने इसके बारे में बोला था, मूनस्टोन के बारे में, कि ये वाली जो है, इसको काफी ज्यादा मतलब प्रेज किया था टीएस एलियट ने इस पोएम को, ठीक है। तो उसमें बोला है ऐसा, मूनस्टोन बाय विल्की कॉलिंस में। नेक्स्ट आ गया इन गैरोनेशन टीएस एलियट। टीएस एलियट बोलता है, डैश हैज मैनी कनिंग पैसेज contrived corridors and issues deceived with a whispering ambitious guide us by varieties. What is Eliot object? यहाँ पे Eliot का ऑब्जेक्ट क्या है? Eliot का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिस्ट्री है। इन opens with a epigraph from Shakespeare play measure for measure। ये शुरू कैसे होता है? measure for measure, ठीक है। तो मतलब ये यहाँ पे बात हो रही है हिस्ट्री की, ठीक है। शेक्सपियर को स्टडी करके वहां से ये वाला जो एपिग्राफ है वो लिया गया है, ठीक है। चलो बस इतने ही है, 96 तक हमारे कंप्लीट हो गए। आगे हम 97 से कंटिन्यू करेंगे। चलो आप अच्छे से रिवाइज करो इनको। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।